द स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं वो 9 जनवरी 2023 को पूछे गए मैथ के प्रश्न में से बचे हुए प्रश्न, जो अब तक हम लोगों ने 38 प्रश्न तक कर चुके हैं। अब 39 से लेकर 45 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए यूज़र्स हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस बार हम मैथ की पूरी सीरीज़ चलाएंगे ताकि बिहार राज्य के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्न अक्षर समूहों में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है। तो सबसे पहले हमें सममित रेखा के बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं सममित रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, सममित रेखा का मतलब होता है जैसे कोई फिगर है, जैसे ये एक देख लीजिए, मान लिया कि ये एक कटोरा है। तो सममित रेखा का मतलब है कि ठीक ऐसा ही शेप इसके इस साइड भी बनना चाहिए। तो ये सममित रेखा हुआ। जैसे कोई बॉल है तो इसको ऐसे काट दिया, तो जैसा ये है वैसा ही यहाँ भी बनना चाहिए। तो ये जो रेखा हुआ ये सममित रेखा हुआ। उसी तरह ये जो रेखा हुआ सममित रेखा हुआ। जैसे ए है तो ए के पास कितनी सममित रेखा है। तो देखिए, ए के बीचों बीच जब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो वो बिल्कुल जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इधर बन रहा है। तो इसके पास एक सममित रेखा होगा। लेकिन वहीं जब हम लोग एच की बात करते हैं तो देखते हैं एच के बीचों बीच एक रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे। और एच को हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं कि जैसा इधर वैसा इधर। तो एच के पास दो सममित रेखा होती है। इसी तरह से हम लोग बी को भी बांट सकते हैं। देख रहे हैं, बी को भी बांट सकते हैं। बी के पास ऐसे कर दीजिए एक सममित रेखा, जैसा नीचे वैसा ऊपर। तो सममित रेखा कई हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, तो देख लीजिए ऐसे हम लोग इसको काट सकते हैं, जैसा इधर वैसा इधर। तो एक सममित रेखा हुआ। दूसरा सममित रेखा ये हो गया, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो हम लोग कई सममित रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। फिर इसको हटा करके हम लोग इसमें देखिए तीसरा सममित रेखा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो स्क्वायर में हम लोग कुल 4 सममित रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हो गया। तो इस तरह से सममित रेखा इसमें 4 हो सकते हैं। देख लिया इस तरह से। तो सममित रेखा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम प्रश्न पे आकर के सममित रेखा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि निम्न अक्षर समूह, यहाँ 39 नंबर प्रश्न है, ये 39 नंबर प्रश्न है, निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है। देखिए यहाँ पूछ रहा है केवल एक सममित रेखा है किस समूह में। तो इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे, केवल एक पे। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है वो है बी। तो देखिए बी है, आई है, एच है। तो इसमें बी का तो एक सममित रेखा है, चूँकि बी इसी तरह से जैसा ऊपर वैसा नीचे दिखाई देगा। आई का भी एक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लेकिन एच के पास देखिए ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। इसके पास दो सममित रेखा हो जाएगा। तो ये तो क्लियर नहीं है। इसमें तो होगा ही नहीं। जी का जैसे सममित रेखा बनेगा ही नहीं। सी का सममित रेखा बन जाएगा लेकिन जी का नहीं बनेगा। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। डी ई एम तो केवल एक पूछ रहा है। देखिए डी है तो डी को ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे। फिर ई है, ई को भी बीचों बीच इस तरह से सममित रेखा में हम लोग बांट सकते हैं। और एम है, एम को भी हम लोग ऐसे बांट सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये इसके पास एक ही, चूँकि एम को ऐसे नहीं बांट सकते हैं, सिर्फ एम को हम लोग ऐसे ही बांट सकते हैं, जैसा इधर ऐसा इधर। तो इसके पास भी एक ही सममित रेखा है एम के पास, ई के पास भी एक है, डी के पास भी एक है। इसका मतलब होगा कि हमारा आंसर सी होगा। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 40 नंबर प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं कि योगेश 30 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। तो योगेश की स्पीड जो हो गया, चाल को स्पीड हम मान लिया, तो 30 किलोमीटर, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है
30 किलोमीटर प्रति आवर है। तो योगेश की चाल देख रहे हैं यहाँ 30 किलोमीटर प्रति आवर है। किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है और वो दौड़ता कितना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम जो वो उसका हुआ वो हुआ 5 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस दौड़ में कितनी लंबाई, मतलब वो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो उसकी स्पीड थी 5 मिनट ही दौड़ा, लेकिन स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब अगर वो 1 घंटा तक दौड़ता तो वो 30 किलोमीटर सॉल्व कर लेता। तो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता। इसका क्या मतलब होगा, किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 30 किलोमीटर जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 30,000 के बराबर हो जाएगा। 30,000 मीटर हो गया। तो 30,000 मीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटा को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मिनट में कितना चला, तो 60 मिनट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिनट का निकल जाएगा। समझ गए होंगे। देखो 30 किलोमीटर है टोटल दूरी 30 किलोमीटर है, तो 30,000 मीटर हो गया। वो चला कितना, उसकी चाल कितनी है, वो 1 आवर में 30 किलोमीटर। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट में 30,000 मीटर हुआ। तो 1 मिनट में कितना, तो इसको काट के निकाल लेंगे। 6 पंचे 30, 500 मीटर। तो कितना निकला, 1 मिनट में वो कितना चला, 1 मिनट में 500 मीटर दौड़ा। तो 1 मिनट में 500 मीटर और दौड़ रहा है कितना मिनट, देखिए यहाँ 5 मिनट में आपसे पूछ रहा है कितनी लंबाई, कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 500 मीटर निकला, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा, 2500 मीटर। तो इसमें आंसर है 2500 मीटर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 का आंसर हो गया बी, 2500 मीटर। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है 41 नंबर प्रश्न के पढ़िए। सालू जो है प्रातः मीन्स सुबह, सालू जो है 41 नंबर प्रश्न कहता है कि सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपने बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वह वहां कितने दिन ठहरी। 2 अप्रैल 2020 की रात। अब देखिए प्रातः पहुंची, 18 जनवरी को पहुंची। कब पहुंची, 18 जनवरी 2020 को वहाँ पहुंची और 2 अप्रैल को चली गई। कितना को, 2 अप्रैल 2020 को चली गई। तो वो कितने दिन तक वहाँ रही। तो सिंपल सी बात है कि 2 अप्रैल 2020 इस डेट में से हम लोग क्या करेंगे, इस डेट को घटाएंगे। तो इस डेट को घटाएंगे तो इसको नीचे लिखते हैं। अप्रैल को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रैल को 4 कहते हैं, है ना, 4 कहा। और जनवरी को हम लोग 1 से करते हैं, 2020। अब घटाने के बाद क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, मतलब 18 जनवरी 2020 को आई और 2 अप्रैल 2020 को चली गई। तो कितने दिन वो रही। घटाते हैं तो 2 में से तो 18 जाएगा नहीं, तो इस अप्रैल में से 1 महीना हम इधर ले लेंगे। तो आप जानते होंगे कि अप्रैल कितने का होता है, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का और अप्रैल 30 का।
तो जैसे इधर से एक महीना इधर लेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 31 दिन इसमें जुड़ जाएगा। तो ये अब ये 3 बच जाएगा, क्योंकि इसमें का एक महीना इधर ले लिया, महीना में 31 दिन। कौन सा महीना लिया, अप्रैल लिया, तो अप्रैल हो जाता है 31 का। तो 31 इधर चला गया, तो 31 अदू 33 हो गया ये टोटल, ये 2 दिन और ये 31 दिन, ये हो गया 33 दिन। तो 33 में से 18 गया तो कितना बचा, 15 बचा, है ना। और यहाँ 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, समझ रहे हैं, 2 बचा। तो 2 महीना 15 दिन। लेकिन अब ये देखना है हमें कि 2 महीना कौन सा बचा। एक तो इस तरह से अगर सिर्फ महीना में पूछे और दिन में पूछे तो ये 2 महीना 15 दिन। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि वो आई थी 18 जनवरी को, तो जनवरी में कितना दिन हो गया, जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी में 18 जनवरी को आई तो एक 18 जनवरी और उसके बाद 19, 20, 31, 13 दिन, मतलब टोटल जनवरी में वो 14 दिन रही। फरवरी 20 है तो फरवरी 29 का होगा, क्योंकि 20 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। जो भी साल 4 से कटता है उसका फरवरी 29 दिन का होता है। तो फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन, है ना। और फिर कब, 2 अप्रैल को वो चली गई, तो 2 अप्रैल, तो 2 दिन वो हो गया। तो इस तरह से टोटल आप जोड़ सकते हैं, 14 दू 16 और 16 और 31 47 और 47 और 29, 47 और 29 कितना हो गया, 76, है ना। तो टोटल वो कितना दिन रही, 76 दिन रही। तो इस तरह से निकल जाएगा कि वो टोटल कुल कितने दिन रही, 76 दिन रही। तो महीना में निकालना रहे, महीना और दिन में, तो आप इस तरह से आसानी से घटा के निकाल सकते हैं। लेकिन यही गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि दिन निकालना रहता है और घटा के निकाल लेते हैं। तो वैसा गलती नहीं करेंगे। हमें दिन निकालने के लिए कहे और 1-2 महीना रहे तो हम लोग जिस महीने में आए उस दिन का दिन निकाल लेंगे और फिर हर महीने का दिन को अलग अलग से करके जोड़ देंगे, तो टोटल हमें आराम से निकल जाएगा। तो 76 दिन, इसे आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, नहीं तो एक बार और मैं आपको इसको फ्रेश से समझा देता हूँ। तो चलिए, अब है 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। मान लिया वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की एक भुजा कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। इसका मतलब चारों भुजा इसकी 48 सेंटीमीटर है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो एक 48 मतलब चारों 48 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 है और 2/3 है। तो देखो, आयत ऐसा होता है, आयत ऐसा होता है। तो बोल रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई यही हुआ 48, लंबाई कितना है 1/1/2, तो इंटू 1/1/2 बोल रहा है ना कि इसका इतना गुना है, तो इसको 48 को इतना से गुना कर दो। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है वर्ग के भुजा का 2/3 गुना, तो 2/3 से गुना कर दिया। तो अब यही हमें निकालना है कि लंबाई कितनी हो जाएगी गुना करके और चौड़ाई कितनी हो जाएगी गुना करके। अगर आपको गुना आता होगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए, 48 है ना, इंटू, देखिए ये जो है इसको जो गुना करेंगे 1 2, आपको मालूम होगा कि 2 और 1 आपस में गुना होगा और उसमें एक जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कहीं 2 और 1 3, 3/2।
तो 3/2 ये क्या निकलेगा, L निकलेगा, लंबाई, लेंथ। तो इससे इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा, है ना। और 24 या कितना हो जाता है, 72। तो लंबाई निकल गई 72। अब चौड़ाई निकालिए। तो इस 3 से ये चौड़ाई हुआ ना, 3 से इसको काटिएगा तो 3 इकाई 3 चौतिरिक 18, 16 तिया 48। तो ब्रेथ हो गया 16 दूना 32। तो यहाँ लंबाई निकल गई 72 और चौड़ाई निकल गई 32। तो अब प्रश्न क्या कहता है कि इनके परिमापों में अंतर है। तो अंतर निकाल लीजिए। तो आयत का जो परिमाप होता है वो आप जानते होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। तो यहाँ 2 कौन होगा, देख लीजिए। यहाँ परिमाप हो गया 2 × L हो गया कितना, देख लीजिए 72 अब प्लस 32। तो कितना हो गया, 72 और 32 को जोड़ दीजिए तो इंटू कर दीजिए। तो 2 2 और 2 4 और 7 3 10, 104 हो गया। तो परिमाप कितना हो गया, गुना कीजिए, 104 दूना 208 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, मतलब परिमाप कहते हैं चारों साइड के जोड़ को। इसको 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 जब जोड़ेंगे तो परिमाप। उसी तरह आयत का परिमाप इस साइड को इस साइड को इस साइड को इस साइड को जोड़ देना है तो परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का, चूँकि दोनों के परिमाप का अंतर बोल रहा है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। मतलब 4 इंटू यहाँ पे a का मतलब भुजा, तो 4 × 48, है ना। a कौन हुआ, भुजा, वर्ग की भुजा, ये जो भुजा है जो 48 बताया है। तो 4 × 48 तो कितना हो गया, 4 × 48, 8 चौका 32 के 2, 4 चौका 16 और 3 19, 192 हुआ ना। 8 चौका 32 के 2, 4 चौका 16 3 19। तो अब दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, तो हमें अंतर निकालना है। तो अंतर आप निकाल लीजिए आराम से कि आयत का आया 208, है ना। आयत का परिमाप होता है, एकदम याद रखिएगा, आयत का परिमाप 2 × L + B और वर्ग का 4a। तो 208 माइनस 192 मतलब 16 का अंतर आया। तो आंसर कितना होगा, 16। क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर हो जाएगा 16। तो आप समझ गए होंगे कि एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 तथा 2/3 गुनी है। तो हम लोग 1/1/2 से ये जो आयत की लंबाई निकाल लिए, जो ये लंबाई होगी वही ये होगी, तो ये निकाल लिए। और चौड़ाई कितना बोल रहा है, 2/3 गुना। तो 2/48 का 2/3 गुना हुआ, मतलब इसका 2/3। तो 2/3 करके निकाल लिया और फिर परिमाप के फॉर्मूला से परिमाप निकाल लिया और आंसर हमारे पास 16 आ गया। तो चलिए, ये प्रश्न उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार 2 बार 3 बार देखिए और हमें कमेंट कीजिए। अगर अब भी आप लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार विद्यालय में अध्यापक पद के लिए अपना स्थान पक्का कीजिए। और सीटेट वाले अगर बच्चे हैं तो वो सीटेट में जो 15 क्वेश्चन मैथ से पूछते हैं वो ज़रूर मैथ में धीरे धीरे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो अब हम लोग 42 नंबर कंप्लीट करके अब हम लोग प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। 43 में पूछता है कि 1/4 मतलब 1/4 3/16 5/54 और 7/256 अगला स्टेप क्या होगा, अगली संख्या क्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए। प्रश्न है आपके सामने 1/4, उसके बाद लिखा हुआ है 3/16
16। यकीनन इस 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 4 करेंगे, मतलब पहले वाली संख्या से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ 16 आ रहा है। फिर अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है 5/64। तो देख रहे हैं, इसको 4 से किए थे तो 16 आया था। अब 16 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 16 चौका 64 आता है। तो ये इसी तरह की सीरीज़ बनी हुई है। और फिर क्या है कि 7/56। देखिए 7 कितना है 256। तो देख लीजिए, फिर इसको 4 से गुना कीजिए 64 को, तो 4 चौका 16 आया, हासिल रहा 1, 6 चौका 24, 1 25, 256। मतलब जो भी है उसको हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहीं पे पूछ रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो यकीनन है कि इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, 4 पंचे 20 2 22, 4 दूना 8 2 10, 1024 आएगा। मतलब यहाँ पे 1024 आएगा। अब ऊपर देखना है, ये तो हर मेरा निकल गया 1024, तो वैसे भी हर निकल गया तो आंसर मिल ही गया। 1024 एक ही में है, सी में, तो सी इसका आंसर हो गया। लेकिन ऊपर भी समझ लीजिए, ये 1 है, फिर उसमें 2 जोड़ा तो 3 हुआ, फिर 2 जोड़ा तो 5 होगा, 2 जोड़ा तो 7 हुआ। तो अगला क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9/1024 हमारा आंसर होगा इसका, 9/1024। ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 पे जाते हैं। 44 क्या कहता है, 540 व्यक्ति। चलिए इसको पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब 44 कहता है कि 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में से उसकी पसंद की ऋतु पूछी गई। टोटल कितना व्यक्ति है, 540 व्यक्ति। तो हम लोग हमेशा पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। टी मतलब टोटल 540 व्यक्ति। अब उनसे किसके बारे में पूछा गया, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में से उनको कौन सा पसंद है। तो प्राप्त अंकों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। अब देखिए पाई चार्ट इस तरह से गोल बन गया। तो यहाँ पे जो भी डिग्री बना वो टोटल डिग्री जो इसके चारों तरफ बना वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 540 आदमी है ना, इसी को 360 डिग्री में हमें बांटना है। तो हर डिग्री पे कितना आदमी पड़ेगा, तो 500 हर डिग्री पे पड़ेगा 540/360। इतना आदमी हर डिग्री के लिए होगा। मतलब अगर कोई ऋतु 1 डिग्री स्थान ले रहा है तो उसको हम लोग 540/360 से डिवाइड करेंगे, जो व्यक्ति होगा वो इस बीच में आ जाएगा। तो कभी भी पाई चार्ट पे ऐसा ही करते हैं, जो टोटल होता है उसको 360 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री की जगह मिल जाती है। तो यहाँ बोल रहा है केंद्रीय कोण 150 डिग्री आया, किसका, शीत ऋतु का। तो मान लीजिए शीत ऋतु है तो 150 डिग्री, ये अगर सीधा हम लोग टानेंगे तो 180 होगा, 30 डिग्री कम कर दीजिए तो ये हो गया 150 डिग्री। ये यहाँ पे जो लोग हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, शीत ऋतु को पसंद कर रहे हैं, शीत ऋतु। तो ये है कितना, 150 डिग्री शीत ऋतु को पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को पसंद किया है, तो 150 डिग्री आया। किसका आया, शीत ऋतु का कोण 150 डिग्री। तो कितने व्यक्ति ने शीत ऋतु को पसंद किया। तो अभी हमने बताया कि 1 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, टोटल को 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का निकल जाएगा आदमी। तो यहाँ 150 डिग्री है ना शीत ऋतु का, तो 1 डिग्री का जो निकलेगा
जैसे 1 डिग्री का कितना निकला 540 टोटल बट्टा 360, तो ये तो निकला 1 डिग्री का ना, लेकिन हमें निकालना है कितना 360 150 डिग्री का। शीत ऋतु को कितने लोग पसंद करते हैं 150 डिग्री तक, तो इसको हम लोग 150 डिग्री से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ ये कट जाएगा, उसके बाद 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 2 से ये कट जाएगा 75, तो 75 और 3 को गुना कीजिए आपको 225 आ जाएगा। तो मतलब 225 लोग जो है वो शीत ऋतु को पसंद किए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 44 भी। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ ही हम अपने वीडियो को समाप्त कर देंगे। आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए यूज़र्स हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो आइए 45 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति माह कुछ बचत की, जैसे नीचे दिया गया हुआ है। अब कोई भी आप भी बचत कर सकते हैं, जैसे जनवरी में आपने 80 रुपया बचाया, फरवरी में 140 रुपया बचाया, मार्च में 210 रुपया बचाया, अप्रैल में 285, मई में 375, जून में 480। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? मई में अधिकतम बचत है, अब देख लीजिए अप्रैल मई में 375 है, तो अधिकतम बचत तो 375 नहीं है, अधिकतम बचत तो 480 है, मतलब ये गलत हो गया। ये क्लियर समझ में आ गया कि अधिकतम बचत मई में नहीं है बल्कि जून में है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है। तो आपको पहले जनवरी फरवरी के बचत का योग निकालना होगा। तो जनवरी में है 80 और फरवरी में है 140, तो कितना हो गया 220। तो ये जनवरी फरवरी में 220 आया। और फिर क्या बोल रहा है कि मार्च और मई, तो मार्च में 210 और मई में 375, कहाँ बराबर है? योग बराबर होगा ही, तो यही ज़्यादा हो गया दोनों से, तो ये भी गलत हो गया। अब सबसे कम बचत फरवरी में है, तो देखिए फरवरी में जो बचत है वो 140 है। 140 से कम है कहीं पे? हाँ, जनवरी में है कम, तो ये भी गलत हो गया। सबसे कम बचत जनवरी में है। अब बोल रहा है जून माह के अंत तक की कुल बचत, तो जून माह के अंत तक की कुल बचत 375। अच्छा सॉरी, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको मिस्टेक हुआ है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि उस माह तक कुल बचत पूछ रहा है, उस माह तक कुल बचत, मतलब जनवरी में उसने क्या किया। देखिए यही मिस्टेक होता है, हमारा टाइम पास हो जाता है और अगर सही से नहीं पढ़े तो मिस्टेक हो जाता है। जनवरी में उसने 80 रुपया बचाया और फरवरी में वो हो गया 140 रुपया, मतलब फरवरी में बचाया कितना? 140 में से 80 घटा दीजिए, मतलब ये फरवरी तक उसने 140 बताया, तो उसमें जनवरी और फरवरी दोनों शामिल है। तो 140 जो बचाया, तो ये कितना हो गया? कितना बचाया फरवरी में? सिर्फ फरवरी में कितना बचाया? तो 140 माइनस 80, मतलब फरवरी में बचाया उसने 8 6 14 60 रुपया। तो देखिए 60 और 80 मिल के ना हुआ 140, तो फरवरी में 60 रुपया बचाया। अब मार्च आ गया, तो मार्च में उसका टोटल बचत हो गया 210, तो 210 हो गया। तो मार्च में सिर्फ कितना बचाया? तो मार्च में 210 में से 140 घटा देंगे, तो मार्च में उसने बचाया 70 रुपया। ठीक है, मार्च में 70 रुपया। अब आ गया अप्रैल, तो अप्रैल में उसकी बचत हो जाती है 285, मतलब मार्च में उसने कितना बचाया? तो 285 में से मार्च तक की जो बचत है 210, उसको घटाएंगे तो बच जाएगा 75 रुपया, मतलब सिर्फ 75 रुपया। इस तरह से हो गया। जनवरी में 80 रुपया,
ये बचत हुआ पहला महीना में, दूसरा महीना में 60 हुआ तो देखते हैं 80 60 140। अब तीसरा महीना में 70 हुआ तो 140 और 70 210। और चौथा महीना में 75 रुपया बचाया तो 210 और 75 285। और मई में उसका बचत हो जाता है 375। मई में हो जाता है 375। तो 375 माइनस 285 तो कितना हो गया, 90 रुपया बचा। क्या देखते हैं ना, 90 5 9 8 17 375। अब तक सबसे ज़्यादा बचत जो है उसने मई में की है और जून में उसकी बचत हो गई 480। जून में हो गया कितना, 480। तो 480 375 से 480 के लिए कितना हो गया, 105 रुपये की बचत उसने की। तो इस तरह से हमें हर महीने बचत निकल गया। ये सब हर महीने का बचत है। इस सब को जोड़ करके टोटल जो हुआ वो 480 पुर गया। तो अब हमें प्रश्न पे अब हम आते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या कहता है अब उसको देखते हैं कि मई में अधिकतम बचत हुई। तो अब मई को देखिए, मई में 90 रुपया बचत हुई, नहीं अधिकतम नहीं हुई। मई में जून में जो है 105 है तो अधिकतम 105 है, इसका मतलब हुआ कि ये गलत है। उसके बाद जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है। तो देखिए, जनवरी में 80, जनवरी और फरवरी का योग कितना है, 80 प्लस 60 मतलब 140 है। ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि बचत का योग मार्च तथा मई के बचत के योग के बराबर है। तो मार्च में 70 और मई में 90। मार्च तथा मई, तो मार्च प्लस मई। तो मार्च में आप देख लीजिए 70 और प्लस मई में 90। देख रहे हैं ना, मई में 90 है, ये मई का है, ये मार्च का है। तो 90 9 7 16 160। तो बोला कि क्या दोनों बराबर है, तो बचत बराबर नहीं है। एक में कितना निकला 140 और दूसरे में कितना निकला 160। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं ऑप्शन क्या है। सबसे कम बचत फरवरी माह में है। तो फरवरी में देखिए कितना बचत है, 60 रुपया की बचत है। बाकी में 60 से कम है तो किसी में भी 60 से कम बचत नहीं है। तो सबसे कम बचत किस में है, फरवरी माह में है। तो सही कथन यही हो गया कि सबसे कम बचत फरवरी माह में है। तो इस तरह से हमारा जो टोटल प्रश्न था वो क्लियर हुआ। 45 नंबर प्रश्न में थोड़ी कन्फ्यूज़न की वजह से आपसे कुछ ज़्यादा टाइम लिया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस तरह के वीडियो के लिए आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार बिहार विद्यालय अध्यापक में मदद मिल सके, सीटेट में मदद मिल सके और मैथ में भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, जिससे आप घबराते हैं और आपका सिलेक्शन सीटेट में भी हो और बिहार विद्यालय अध्यापक में भी हो। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, जो शायद हो सकता है CDP से रिलेटेड वीडियो होगी।